नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटोस पर। आज हमारे साथ हैं नए गेस्ट मयंक बिश्नोई। और मयंक बिश्नोई ने 2023 के अंदर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया और उस एग्जाम को पास किया। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया। और सबसे पहले मयंक, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप लोगों से थैंक यू। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी स्टडी कहाँ से हुई, ये बताइए। थैंक यू सर, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए सर। मेरा नाम मयंक बिश्नोई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से की है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से की है। ओके। आपकी ग्रेजुएशन जो है वो स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी बीकानेर से हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपकी जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हुई है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आपको पहले से ही प्लेटफॉर्म काफी अच्छा मिला। लेकिन जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारे माइंड में एक स्पेसिफिक एग्जाम भी होता है और कई बार हम बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपका क्या प्लान था? सर, मेरा पहले से प्लान था कि जितने भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं, जैसे कि एफओ वगैरह और स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम में, उन सारों की प्रिपरेशन कर रहा था। इसी बीच सीसीए का फॉर्म आया, तो मुझे काफी हद तक एफओ सिमिलर सब्जेक्ट लगे उसमें, जो भी सिलेबस था। तो इसके लिए मैंने इसे इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन की और इसको पास किया। ओके। मैं एक चीज में यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि एएफओ और सीसीआई का सिलेबस सिमिलर था, तो आपको इस चीज के अंदर कोई अलग से ज्यादा डिफिकल्ट मेहनत करनी पड़ी या फिर उसी एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया? मतलब मैं आपसे पूरा जानना चाहता हूँ, ब्रीफ में नहीं, पूरा एक्सप्लोर करिए इस बात को। जी जी सर, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था इन दोनों एग्जाम में। जो भी मेरे एफओ के लिए प्रिपरेशन किया, जो मेरे पास मटेरियल था, जैसे कि आईसीआर के ई कोर्सेज जो नोट्स लिए थे, और जो भी बेसिक बुक्स होती है अपने एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की कॉम्पिटेटिव, बस उन्हीं को लेकर मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और साथ में एग्रीमेंटर्स के एक सर हैं जो मुकेश गोदार सर, उनका मेरा काफी सहयोग रहा मेरी प्रिपरेशन करने में। तो मैंने, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सर, बहुत सारे बुकों को लेके बैठ जाते हैं, भाई इसी कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं, उस कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं, तो फिर वो पूरे ढंग से उस एक नोट्स को भी नहीं पढ़ पाते हैं। मेरा मानना है कि आप एक बुक लीजिए, उसी को आप 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा हर बुक में से। तो इसी विधि में ज्यादा, जो मेरे पास आईसीआर की कोर्सेज वगैरह, उन्हीं को मैंने मद्देनजर रखते हुए उसी उसी को बार बार रिवाइज किया। रिवाइज करना ही सबसे बड़ा की फैक्टर रहा मेरी स्ट्रेटजी में सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप ये मानते हो कि रिवीजन अगर हम करते हैं तो उससे हम बाकी काफी चीजें ग्रैब कर सकते हैं। ये भी मेरा भी जी मानना जी है और मैं बार बार अपने यूट्यूब चैनल्स में भी आप लोगों को बताता रहता हूं कि भाई रिवीजन करिए, चाहे एक बुक को आप 3 बार पढ़ लीजिए, आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन आप बार बार 3 बुक्स को मत पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज कहीं ना कहीं वास्ट होने के बजाय आप लिमिटेड हो जाओगे, क्योंकि हर बुक में से आपने थोड़ा थोड़ा गेन किया। लेकिन अगर एक बुक को आप जी जी 3 बार पढ़ते हो तो आप बहुत कुछ गेन करते हो। अभी रिसेंटली आपको महक ने बताया कि एक बुक को जब आप तीसरी बार पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, क्योंकि आज वैसे भी शॉर्ट्स का जी जमाना है और हर चीज को शॉर्ट्स की फॉर्म में लिया जा रहा है। तो वो बात आपकी जी बिल्कुल जी सही है। अच्छा, मैं मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि ड्यूरिंग द जर्नी हम लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और लगता है कि यार एग्जाम पता नहीं पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या आपको ड्यूरेशन दैट कुछ लगा था या फिर आप भी इन चीजों को फेस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सर, थोड़ा बहुत फेस किया था अभी। अगर ये, क्योंकि आप स्टडी कंप्लीट हो जाती है, फिर आपके पास प्रेशर रहता है कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल। अगर आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग एमएससी पीरियड में हो, तो आपके पास इतना बोझ नहीं रहता, भी आप प्रेशर नहीं रहता कि आप कि चलो नहीं, क्रैक नहीं हुआ तो अपने पास एमएससी तो कर ही रहे हैं अपन। कंप्लीट होने के बाद आप प्रिपेयर करते हो, तो आपके पास एक थोड़ा बहुत रहता है कि प्रेशर की, अगर यार ये एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा अपना। तो ये थोड़ा बहुत प्रेशर था, पर उसी को ओवरकम करते हुए मैंने ये सोचा कि अपने को चलो, मान लो ये खुद दिसंबर में होता है, वैसे इसलिए कि मॉक टेस्ट के रूप में हो जाएगा, अपन की प्रिपरेशन तो स्टार्ट करें। अगर इसमें नहीं हो तो क्या, अपन एफ प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसको बार बार रिवाइज किया, और उसी के डिमोटिवेट ना होते हुए एज ए मॉक टेस्ट के रूप में सोचते हुए, ताकि मेरी ये प्रिपरेशन एफ में और अच्छी हो पाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने हिस्से की प्रिपरेशन स्टार्ट की। बिल्कुल। मैं मेरा आपसे एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर बच्चे क्यूरियस बहुत ज्यादा हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर इस वैकेंसी के अंदर काम बहुत ज्यादा है
और वैकेंसी में यानी कि एंटर करने के बाद, इस जॉब को लगने के बाद जो है बच्चों के पास टाइम नहीं होता, सैलरी बहुत कम है। तो ये क्या बात सच है या झूठ है? सर ये टाइम वाला तो बिल्कुल ही झूठ ही है सर। क्योंकि इसमें मेन काम रहता है सर, जैसे अक्टूबर में सीजन स्टार्ट होता है, कॉटन की परचेजिंग स्टार्ट होती है एमएसपी पे, जैसे कि मंडियों में। तो उस टाइम हमारा काम ज्यादा रहता है, तो पीक पीरियड रहता है अप्रोक्सीमेट 4 मंथ या अप्रोक्स मान लो 5 मंथ से ज्यादा काम सीजन में, जो भयंकर सीजन रहता है जिसमें काम हमारा ज्यादा रहता है, 4 महीने का रहता है। अक्टूबर से लेके आप मान लो फरवरी तक, एंड मान लो फरवरी से ज्यादा काम नहीं रहता है इसमें। उसी में हमारा मान लो उस- उन 4 मंथ में हम कह सकते हैं चलो पढ़ाई नहीं होगी। और बाकी महीने में फिर कॉटन बेल्ट स्टोर हो जाती है गोडाउन वगैरह में, तो उसके बाद हमको फिर डिलीवरी देनी पड़ती है, तो फिर इतना बर्डन कुछ नहीं रहता। अगर आप सीसीआई ज्वाइन करते हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, आपका पूरा टाइम रहेगा। इसमें अच्छा, कोई भी दो राय नहीं एक है कि जी ए, जी ए, ए, एक मैं और जी सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूं आपको। इसके अंदर बोला जाता है कि जो सीसीआई की पोस्ट है वो बाकी जो आपके पोस्ट हैं उनके कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है, इसमें जो है आपका प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। क्या ये बात सच है? नो नो सर, बस प्रेशर से इक्वल रहता है। कोई भी जॉब करनी है, जॉब तो करनी ही है, अप्रोक्सीमेट अपना मोटिव क्या रहता है, जॉब करनी है। तो इसमें प्रेशर उतना नहीं रहता। अगर आप एफओ बनते हो उसमें भी आपका प्रेशर बहुत रहता है सर, तो इसमें बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। बदले प्रेशर, जी जी, उसके बदौलत इसमें प्रेशर बहुत कम रहता है। आपको 4 मंथ मान लो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक उसमें पीरियड में काम अच्छा रहेगा। आपको रोज अप डाउन करना वगैरह, परचेजिंग वगैरह, तो उसमें काम ज्यादा रहता है। उसके बाद वर्कलोड काफी कम हो जाता है। आप आराम से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर आप 4 से 5 महीने काम करते हो तो 7 महीने आपके पास फ्री टाइम भी पड़ा हुआ है, जिसके ड्यूरेशन में आप जी जी तैयारी भी कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी अच्छा, एक चीज मैं जी पर्सनल क्वेश्चन वैसे पूछ रहा हूँ, लेकिन इसमें जैसे इन हैंड सैलरी कितना आता है, और मतलब कट कटा के अगर हम बात करें तो? जी जी, पहली मेरी सैलरी थी सर, जो पहली मेरी क्रेडिट हुई थी, जो मेरी जीएम की, वो तो 38,000 के अप्रोक्स क्रेडिट हुई थी। उसके बाद में सर कुछ सीसीआई के कुछ रूल एंड रेगुलेशन की वजह से एक अलाउंस जो हमको मिलता था उसमें कटौती कर दी गई, तो काट लिया। उसकी वजह से जो हमारी सैलरी आने लगी 30,000 की समथिंग आने लगी। तो अभी वो वापस सीसीआई ने अब इस जुलाई में मंथ में वापस स्टार्ट करने का बोला है, तो इस महीने से वापस 35 के अप्रोक्स वापस स्टार्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, जी मतलब अगर आप 35,000 यहाँ पर सैलरी भी ले रहे हैं, प्लस में आपको अगर जी 5 से 6, चलो मान के चलो 4 से 5 आप बता रहे हो, मैं 5 से 6 भी मान लेता हूँ, तो 5 से 6 महीने जी का काम भी है। प्लस में 5 से 6 महीने आप फ्री माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, यानी कि आपके जी पास जी काफी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अगर मैं मानूं तो यहाँ जी पर। जी सर, बिल्कुल सही कोई है। बच्चे जैसे सोचते हैं कि जी, कोई बच्चे सोचते हैं ये ऑफिस जॉब है, तो पहले बात मैं उनको बता दूं, ये ऑफिस जॉब नहीं रहेगी आपकी, ये फील्ड जॉब रहेगी। इसमें आपको बिल्कुल हमेशा, आपको ऐसा नहीं होगा, जी जी, आपको ऐसा नहीं है आप ऑफिस में जाके अंगूठा लगाना होगा, हाजिरी लगानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम सीजन में तो कभी भी पड़ सकता है, सुबह 8 बजे भी जाना पड़ सकता है, रात के 8 बजे भी आना पड़ सकता है। पर सीजन खत्म होने के बाद फिर आपके पास इतना वर्कलोड नहीं रहता कि आपको कुछ रहे। बिल्कुल, मतलब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये एक ऑफिस जॉब है, तो ऑफिस जॉब नहीं है, ये फील्ड की जॉब है। सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर रहे हैं। सेकंड थिंग, इस जॉब के अंदर आपका जब तक काम है, मतलब जब आप 3 से 4 महीने, जो एक पीक टाइम है, उस टाइम पर तो आपको मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक काम भी करना पड़ सकता है, जो कि एएफओ के अंदर भी नॉर्मली होता है। ऐसी बात नहीं है, वहां भी जो एएफओ का एक पीक टाइम आता है, तो उस टाइम पर उन लोगों को भी कहीं ना कहीं यार, मैं क्योंकि भी प्रेजेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ बात होती जी है, तो उनका भी काफी प्रेशराइज रहता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जितना एएफओ में प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि आपके भी दोस्त होंगे एएफओ, और उतना ही क्या जी सर। सीसीआई में भी प्रेशराइजेशन रहता है? नहीं सर, मैंने अभी 3 4 फ्रेंड लगे हुए हैं वो, तो उनसे बात करते हैं, तो सर वो तो बहुत ज्यादा प्रेशर में है सर, हाँ, जितना मैं उनके पास नहीं हूँ। टारगेट वो होते हैं, सोचते हैं क्या कि आपके पास भी टारगेट होते उनके हैं? पास, नो सर, कोई टारगेट नहीं। मतलब केवल प्रिक्योरमेंट का अब वर्क है जिसको आपको जी जी, जो प्रोक्योरमेंट का आपका वर्क है। कोटन है उसको प्रिक्योर करना है, राइट?
जी 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 सर। जी ठीक है। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि आपको इतना करना है, वो आपके पास टारगेट नहीं है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नहीं। यह है कि आपके पास कोई टारगेट नहीं है। जो काम है वो तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, काम को जी जी किया जा सकता है। अगर आपको पता है कि भाई ये काम करना है तो उसको ईजी है करना। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि आप 5 करोड़ का लोन करो, 3 करोड़ का लोन करो, और आगे वाला लोन ले ही नहीं रहा है, तो किसको लोन दे? और दूसरी नहीं बात, नहीं सर। पहले लोन दे जी दिया जी जाए तो फिर उसको लोन को वापस लेके आओ। तो देखो, मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि एएफओ की जॉब को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं। बस मैं बता रहा हूं कि जहां पर कंपेरेटिवली बात आती है उसको एक डिफाइन कर रहा हूं। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि एएफओ की पोस्ट अपने लेवल में जब इतनी सैलरी देते हैं तो उस केस में वो भी बुरी नहीं है, क्योंकि देखो, बेरोजगार के जी लिए जी कोई भी पोस्ट आपकी बुरी नहीं होती है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इस पोस्ट में इसकी अच्छाई इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कई बच्चों के माइंड में डाउट है और वो इसकी तैयारी नहीं करते हैं इतना। मतलब एग्जाम जो है उसका अच्छा लेवल होता है, और फिर भी कुछ लोग तो इसका फॉर्म तक नहीं फिल करते हैं। तो आप अगर ट्रायल के तौर पर भी इसको एग्जाम को फिल कर देते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात होती है। और काफी हद तक जो आपका सिलेबस है वो एएफओ के सिमिलर है, तो इसकी आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है तो उसको आप क्या अपनी तरफ से सजेशन देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है माइंड में डाउट लेकर रहते हैं कि यार सर पेपर पता नहीं कैसा आएगा, क्या रहेगा। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो पहले दे चुके हैं उनको तो शायद कुछ ना कुछ समझ जाते हैं इन बातों को लेकर। सर, जो पर्सनली मैंने फील किया है कि अगर आप ये सोच के जाओगे ये मेरा लास्ट एग्जाम है, मुझे इसे क्रैक करना है, अगर आप प्रेशराइज रहोगे तो आपका कुछ भी कर लो नहीं निकलेगा। क्यों, मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे जिनमें प्रेशराइज होके मैं गया हूँ, तो उसमें से किसी में मेरा नहीं हो रहा है। और इसमें मैं पूरा फ्री माइंड से गया था, मैं अपने को बस देना है, अपना बेस्ट देना है। हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, बस मैंने पूरा अपना फुल दिया, उसमें मैंने अच्छे मार्क्स लिए और मेरा ब्रेक हो गया। और मैंने सर बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे कुछ वीडियो देख लिए और कुछ किसी और टीचर के वीडियो देख लिए, उनको ज्यादा ना देखते हुए अपने जो मन लगा के स्टडी करें, उसी में बहुत अच्छा है। और जैसे मान ले वो एक मॉक टेस्ट के रूप में माने इसको, प्रेशराइज ना करे भाई अपने इसी एग्जाम को करेक्ट करना है। वो ये सोचे कि मुझे ये एग्जाम एज ए मॉक टेस्ट के रूप में देखना है और मेरा बेस्ट देना है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि वो पूरा प्रेशराइज ना हो कि मेरे को बस यही एग्जाम पास करना है। और प्रेशराइज नहीं होगा तो वो अपना 100% दे पाएगा, और एग्जाम कोई भी एग्जाम हो तो आराम से क्रैक कर पाएगा। बिल्कुल। मतलब आपका कहना है कि बस कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम को दिया जाए, जी और बेसिक अपनी जो स्टडी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हार्ड लेवल पर तैयारी करके और इस एग्जाम को देने के लिए बैठ जाएं। और माइंड में ये और प्रेशर ना रखें कि प्रेशराइज ना इसमें हो। होगा या जी नहीं जी। होगा, है ना? क्योंकि देखो, नहीं प्रेशर होगा में बस। बिल्कुल गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें बढ़ क्वेश्चन जाता है। इजी आते हैं, और इजी क्वेश्चन के साथ डेफिनेटली टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, खासकर जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं और प्रेशर में होते हैं, है ना? तो ये बात जी जी। बिल्कुल मैं कैंडिडेट्स को बोलूंगा कि यार थोड़ा सा ध्यान से देखें इन बात को। और इन्होंने जब एग्जाम क्रैक किया है, अच्छा, अब आगे आपका क्या प्लान है? मतलब आगे आप क्या सोच रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सर आगे जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद RRBSO की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहा हूँ सर अभी तो। क्यों, मेन मोटिव वही है। क्यों, अभी एफओ की प्रिपरेशन कर ही रहा था तो सारे सब्जेक्ट क्लियर ही है। तो अब एफओ में जाने का विचार तो नहीं है सर बिल्कुल भी। मेरे जो फ्रेंड्स का देख के, हाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब RRBSO की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आरआरबी एसओ की आप तैयारी कर रहे हैं, और अभी जो है आपका प्लान आरआरबी एसओ। अच्छा, नाबार्ड के बारे में क्या सोचते हो आप? जी सर, नाबार्ड भी अच्छा एग्जाम, बस उसमें थोड़ा सिलेबस ज्यादा रह जाए, कंप्यूटर वगैरह कुछ एडिशन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उनके लिए तो अलग से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो वो अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं। अच्छा, आपके पास ना एक जी चीज और भी है, आप एमएससी करके बैठे हो। तो आपको क्या लगता जी है, एमएससी स्टूडेंट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब डायरेक्टली बीएससी के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, या पहले एमएससी में टाइम देना चाहिए? आप किस स्टूडेंट को एमएससी करने की गाइडेंस दोगे और किस स्टूडेंट को एमएससी करने की गाइडेंस नहीं दोगे? सर, इस सेशन में आने से पहले मैंने एक यही बात सोची थी कि कुछ भी हो एक बार बच्चों कहनी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो कि बीएससी करने के बाद सीधा जाते हैं कि मुझे अब तो एफओ क्रैक कर लेंगे, अपन अपन ये एग्जाम निकाल लेंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ एफ केवल ग्रेजुएशन करके आप अपनी स्टडी मत रोकिए, कम से कम मिनिमम आप एमएससी कीजिए। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे, मेरे भी क्लासमेट है और मेरे भी जूनियर है, जो भी एमएससी किया है तो आज किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पर है, नहीं है तो एसआरएफ लगा हुआ है ताकि वहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन कर सके अपनी, तो कोई रोक टोक नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करके निकले हैं, तो ग्रेजुएशन बहुत बच्चे कर रहे हैं, आप कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक हो जाएंगे, उस सब्जेक्ट का आप सारा नॉलेज हो जाएगा। आप किसी भी तैयार, जैसे एफओ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने प्लांट पैथोलॉजी करी, तो पैथो में कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे गलत नहीं होगा, तो वो मेरे डेप्थ में पढ़ रखी है। तो आपको एक कॉलेज एक सब्जेक्ट का पूरा अच्छे से नॉलेज होगा, आपके पास फर्दर सांस रहेंगे आप अलग, जैसे कि
कुछ पोस्टें आती है जैसे स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए होती है, तो उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें थोड़ी भीड़ भी कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू ग्रेजुएशन। इसलिए बिल्कुल। आपको, मेरा तो मस्ट कहना है कि एमएससी तो मस्ट करनी चाहिए स्टूडेंट को। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि एमएससी जो करनी चाहिए वो प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी? सर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करनी है, प्राइवेट से तो फिर डिग्री लेने का ही मतलब है, उसमें कुछ पढ़ना है नहीं है, ना आपको रिसर्च पर करना है, तो ना तो आपको हाँ, पैथोजन का पता चलेगा, ना कुछ इंसेक्ट का पता चलेगा। तो जब आपको डिग्री आ जाएगी ना, आपके पास फर्दर नॉलेज नहीं होगा जो कि आपको स्टडीज में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मदद कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हम तैयारी भी कर लेते हैं और बीएससी एमएससी जो है वो साथ में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में साथ में नाम चला लेते हैं, जैसे आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में होता भी है ऐसा। तो उस जी केस में एक सर, जी जी, जी जी। एक बात और जैसे कि आपने एमएससी कर ली कोई प्राइवेट कॉलेज से, मान लो आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहिए एफओ का, चाहिए कोई प्राइवेट कंपनी का, तो उसमें ये पूछेगा आपने एमएससी में क्या किया। तो एमएससी उसने दो भी क्वेश्चन पूछ लिए, आपने अगर प्राइवेट से किया तो आपको क्वेश्चन 101% नहीं आएंगे, तो वो आपका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा उनके सामने, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि आपको वो हायर करें। ये बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। यूनिवर्सिटी आईसीएस रिलेटेड हो तो उसी में आप एडमिशन ले, उसी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सही बात है। मतलब अगर एमएससी के दौरान अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं मिल रहा है, आप केवल घर बैठकर स्टडी कर रहे हो और एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, स्पेसिफिकली आईसीआर जो रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अगर एडमिशन लेकर आप अपना एमएससी करते हैं तो वो आपके लिए प्रेफरेबल है। तो उसके लिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि आपको एमएससी या सीयूटी पीजी जो प्रेजेंट टाइम एग्जाम आपका होता है या आईसीआर पीजी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद में ही आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और तो वो इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मैंक ने बहुत बढ़िया बताया कि एमएससी आपको करनी चाहिए, और स्पेसिफिकली उस यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए जो आपका अच्छी है, जहां पर आपको प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए, क्योंकि अदरवाइज तो आप प्राइवेट में करके बैठ जाते हो तो फिर उस केस में हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, और नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप जब कहीं भी इंटरव्यू में बैठोगे या फिर कहीं भी जाने वाले हो तो आपसे स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस अगर पूछ लिए गए आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अगर आप डेफिनेटली वहां पर उतना अच्छा आंसर नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल मैं थैंक यू इस बात के लिए। और आगे मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्रेजेंट टाइम में बहुत बार स्टूडेंट जो है एग्जाम देते रहते हैं, और 2 से 3 साल कई बार एग्जाम में ट्राई करते हैं, फिर प्राइवेट जॉब में घुस जाते हैं या फिर प्राइवेट जॉब के साथ भी तैयारी करते हैं। तो उस केस में आप क्या बोलना चाहोगे कि प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब एक बार लग गए तो फिर उसी में जाना चाहिए? तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? तो मेरा ये मानना है कि पहले आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर ली, तो उसके बाद कम से कम 2-3 साल दीजिए खुद को, ताकि आप खुद को आजमा पाओ कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं एग्जाम क्रैक कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। तो जैसे कि हम मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद अपने पास टाइम भी रहता है कि हम किसी फर्दर एग्जाम की तैयारी भी कर ले, साथ में रिसर्च पर भी ग्रेजुअली कंप्लीट हो जाता है, इतना बर्डन नहीं रहता है मैथ्स में कि आपको किसी भी तैयारी किसी प्रकार की प्रिपरेशन ना करनी पड़े। आप साथ में कर सकते हो आराम से इजीली। तो उसी के दौरान आप साथ में एमएससी भी कर रहे हो, साथ में आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो उसके बाद 1-2 साल बाद आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 1-2 साल आपने टाइम दिया खुद को, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप ये सोचते हो कि मैं एमएससी करके मेरा एक बार भी नहीं हुआ तो मैं सीधा प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। मैंने भी सोचा था, जैसे मेरा एमएससी हुई तो मेरा एफ होने वाला था, पर 1 नंबर से नहीं रहा, 1 नंबर से रह गया मैं। तो मैंने ये सोचा मुझे एफ करनी ही नहीं है, मैं सीधा प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, एक कंपनी में हो भी गया था। फिर पेरेंट्स ने समझाया कि कोई बात नहीं, एक और 1-2 साल और प्रिपरेशन कर, आराम से हो जाएगा तुम्हारा। तो उन्हीं की बदौलत में ये चीज़ें क्रैक किया है, वरना मैं तो खुद प्राइवेट की तरफ जा ही रहा था। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब आपका मानना है कि थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए और हताश नहीं होना चाहिए, जो परफेक्ट बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है यार, कई बार ना घर की कंडीशन भी अलाउ नहीं करती, जो मेन चीज होती है ना, जी उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत बार वाकई में, क्योंकि आज इंडियन कंडीशन में बेरोजगारी बहुत बड़ी है और जी घर की जो कहते हैं ना कि पैसे की स्थिति है वो काफी खराब हो चुकी है, तो उस केस में कई बार वर्क करना भी पड़ता है। तो वहां पर अगर कोई बच्चा करना भी चाहे तो एटलीस्ट पार्ट टाइम जॉब कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एटलीस्ट उसको जी ट्राई करना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन ये है। बाकी क्योंकि देखो, जी अगर आपके पास घर के अंदर कैपेबिलिटी है और आप अगर 2 साल दे सकते हैं तैयारी को, तो फिर उस केस में आपको देना चाहिए। और उस केस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सेल्फ स्टडी, जो ये बहुत आपका, यहाँ पर भी मैंक ने भी ये बात आपको बोली है कि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तो उसके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अपना टाइम देना ही पड़ेगा और आपको अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई सिलेक्शन के लिए आप खुद जिम्मेदार हो।
हो, आपके लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैंग थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना सर समय एक दिया बात और कि। कहनी थी सर। और आगे भी मैं जी आपसे जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी टाइम मिले और आप अगर अपने लेवल से कुछ बता सकते हो, या कभी फील्ड में आप हो और कोई काम कर रहे हो, उस ड्यूरेशन अगर आपको कुछ जी लगे कि ये बच्चे यहाँ पर आपके काम या वर्क प्रोफाइल को देख पाएं, तो वैसा अगर आपको भी वीडियो या फिर कोई चीज़ आप हमें भेज पाएं तो मोस्ट वेलकम। आपका वो वीडियो हम कोशिश जी करेंगे कि बच्चों तक पहुंचा सकें। बाकी थैंक यू सो मच, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम दिया। जी। थैंक यू सर।